हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बी एंड बीपीएससी। आज हम करने जा रहे हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। इंडियन पॉलिटी से संबंधित यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर को हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 30 प्रश्न किए थे, ये पार्ट 2 है, इसमें भी हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। इसी तरह पार्ट वाइज करके हम सभी इंडियन पॉलिटी से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं सभी को कवर कर लेंगे। और आप जो है इंडियन पॉलिटी बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट है उसी में पार्ट 1 अवेलेबल कर दिया गया है, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में इसी चैनल में देख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। आपके ऑप्शन है 1976 में, 1974 में, 1975 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। 69th बीपीएससी पीटी का ये प्रश्न है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन है। तो सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था 1975 में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं साधारण 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, एक नया राज्य बनाने में जो है संवैधानिक संशोधन के लिए जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत द्वारा ही जो है नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। आपके ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए, कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी होगी। तो अनुच्छेद 19 में जो है दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। और देखिए, ये जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता ये प्राप्त है भारतीय नागरिकों को, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। ये सभी जो है ये सभी प्राप्त है, लेकिन विदेशी गैर नागरिकों या विदेशी को कह लीजिए, दूसरे देश के नागरिकों को जो है क्या क्या प्राप्त है ये पूछा गया आपसे। देखिए, भाषण और सिर्फ भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त है अल्पसंख्यकों के अधिकार और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि विदेशी नागरिकों को जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है और अल्पसंख्यकों के अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें कानून के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त है और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूट में। यदि हम बताएं तो देखिए, यहाँ पे भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी कि 1 और 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भारतीय नागरिकों को तो हालांकि ये प्राप्त है, सभी प्राप्त है, लेकिन भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन और अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है ये दोनों जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 और 3। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री। देखिए, राज्यसभा का चेयरमैन जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और वही जो है राज्यसभा के चेयरमैन भी है, यानी कि राज्यसभा की अध्यक्षता भी वही करते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष वही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आपके ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय झंडा फहराना एक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत ये मौलिक अधिकार है।
तो देखिए इसका ऑप्शन मैंने बता दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) के तहत। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क या 19(1)(a) कह लीजिए, इसी आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रीय निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार ये नागरिकों को दी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है ये प्रावधान की गई थी कि जो शिक्षा है उम्र जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य है, और इसके लिए जो है शिक्षा का अधिकार को अनिवार्य किया गया। और 86 आप याद रखिएगा, 86 संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान की गई थी। ये जो है लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? आपके ऑप्शंस हैं सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। देखिए आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, सूचना का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। तो इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रश्न आपको ठीक से पढ़ना है, कौन सा एक मानव अधिकार पूछा गया है। तो इनमें से जो है मानव अधिकार है सूचना का अधिकार, और मौलिक अधिकार तो शिक्षा का अधिकार भी है। तो देखिए इसमें पूछा गया है एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, जो मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है, तो वो हो जाएगा सूचना का अधिकार। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये तो बहुत ही फेमस प्रश्न है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार का अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बीपीएससी सीडीपीओ प्री में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान के प्रस्तावना को, यानी कि प्रीएम्बल को कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? इस समय कौन जो थे, ये प्रधानमंत्री थे, जब मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति के अधिकार को निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। देखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है ये संपत्ति के अधिकार को हटा मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था, और इसे जो है कानूनी अधिकार के तहत 300 क में रखा गया था। तो इसे जो है और इस समय जो है आपातकाल हुई थी, आप डेट जैसे कि देख पा रहे हैं 1978। इस समय जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। एक सेकेंड, मोरारजी देसाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो देखिए
वर्तमान में जो है इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों के मूल सूची में जो है 6 अधिकार हैं, जिनमें से आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म एवं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार और उसके पश्चात संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये 5 माफ कीजिएगा 6 मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, और जिनमें से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये भी जोड़ा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य, यानी कि भाग 4 में क्या है आप याद रखिएगा, राज्य के निर्देशक तत्वों में कौन सा सूचीबद्ध है ये पूछा गया है। तो आपको याद होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है, अनुच्छेद 36 से 46 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें जो है आपका बहुत सारे आते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 47 में जैसे कि है शराबबंदी का, और साथ में अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण संरक्षण का और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, सभी का है। और आप पूरा इसको याद रखेंगे तभी जाके इस तरह का प्रश्न जो है आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लीजिए, कौन सा भाग 4 में जो है सूचीबद्ध है ये पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो ये है समान कार्य के लिए समान वेतन 1, और दूसरा है समान नागरिक संहिता। ये दोनों है, लेकिन ये जो है नहीं है, नहीं सूचीबद्ध है भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्वों में। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जो है कितने हैं आप ये भी याद रखेंगे, 11 मौलिक कर्तव्य है, और ये जो है संविधान 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारत के संविधान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। और इसके तहत जो है प्रस्तावना में भी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं, और मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? बार नहीं होगा यहाँ पे, बार होगा। ओके, देखिए 67th बीपीएससी का ये भी प्रश्न है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है चुनाव के लिए कितनी भी बार पात्र हो सकते हैं, भले वो पहले भी राष्ट्रपति बन गए हों, तो फिर से जो है वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे कि संविधान में वर्णित है इस बारे में कि आपका राष्ट्रपति का जो है कितना बार चुनाव के लिए पात्र होते हैं, तो कोई फिक्स लिमिट नहीं है, कितनी भी बार ये बन सकते हैं। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, जो है ये भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। आपके ऑप्शन से संविधान में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति में ये निहित होती है।
और संविधान द्वारा जो है ये शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत के मुख्य सचिव। देखिए, कार्यपालिका की शक्ति सभी निहित होती है राष्ट्रपति में, यानी कि ये ही जो है कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। देखिए, नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है आपको यही बताना है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो है, भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये करेक्ट है। संघ की यानी कि कार्यपालिका की शक्ति जो है सभी राष्ट्रपति में निहित होती है और ये कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, यानी कि 5 वर्ष के लिए कोई भी राष्ट्रपति बनता है भारत का तो 5 वर्ष के लिए उन्हें समय होता है 5 वर्ष के लिए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी यानी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, 3rd नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। नहीं, ये रॉन्ग है। अनुच्छेद 61 में जो है, 60 में नहीं, अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 इसका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। तो आप ऑप्शन कूट में आप देख सकते हैं, बी में ये दिया गया है केवल 1 और 2, तो 1 और 2 ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, यानी यदि नहीं रहते हैं, राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, तो उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसे में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके पद को संभालते हैं, उनके पद पर कार्य करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? आपके ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी सीडीपीओ का ये प्रश्न है। देखिए, इसमें जो पूछा गया है, राष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, और उसी प्रकार से जो है उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे समय में जो है कौन जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि जो सबसे उम्र दराज होंगे न्यायाधीश, उन्हीं को जो है राष्ट्रपति पद पर रखा जाएगा अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उस पद पर नहीं रहते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है। तो ऐसे समय में जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के पद का कार्य संभाला जाता है, उन्हीं के पद पर उनको रखा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? आपसे पूछा गया है कौन से वो राष्ट्रपति, माने किस नंबर वाली वो राष्ट्रपति है, यानी कि माफ़ कीजिएगा 10वां, 11वां, 12वां, 13वां कौन सी वो राष्ट्रपति थी, ये पूछा गया है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जो थी, ये जो है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। आप ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वां ये राष्ट्रपति थी। भारत की जो है क्रम के अनुसार से देखा जाए तो ये 12th यानी कि 12वां राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शंस है जब वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। देखिए, कोई भी विधेयक जो है सबसे पहले संसद में पारित होता है और दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात जो है ये राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तभी जाकर जो है ये विधेयक बनती है। तो आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। यदि राष्ट्रपति दोनों संसद द्वारा पारित भी हो गई है, राष्ट्रपति ने इसको सहमति नहीं दी है, हस्ताक्षर नहीं की है, तो ये विधेयक जो है नहीं बन पाती है, इसी तरह ये रह जाता है कोई भी बिल। तो आप याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तभी जाके कोई भी विधेयक पारित हो जाती है। अगला प्रश्न है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे है? देखिए 2022 का ये पूछा गया, इसमें 788 थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति थे श्री मोहम्मद हामिद अंसारी। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक है इनका, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां राष्ट्रपति, माफ कीजिए उपराष्ट्रपति थे, 12वां उपराष्ट्रपति थे श्री मोहम्मद हामिद अंसारी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। देखिए प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? 69th बीपीएससी का ये प्रश्न है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। देखिए ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है, ना ही संसद के पास होती है, ना ही राज्य के मुख्यमंत्री और ना ही प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होती है कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे ये निर्धारित करना। तो इन राष्ट्रपति के पास जो है ये शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, चुनाव आयुक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी जो होते हैं, भारत के महान्यायवादी को जो है ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो जो है संसद में भाग ले सके और अपने बात को रख सके, लेकिन जो है उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल को वो किसी के भी पक्ष ले सकते हैं और अपने बातों को रख सकते हैं। हालांकि वे जो है सदस्य नहीं होते हैं संसद के, फिर भी उन्हें जो है ये अधिकार प्राप्त होती है। अटॉर्नी जनरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी हिंदी में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो देखिए महान्यायवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य,
लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं और विधानसभाओं के, राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है किया जाता है, इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद और विधानसभाओं के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन ई इसमें करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, निर्वाचित सदस्य, और साथ में देखिए इसमें निर्वाचित सदस्य करके नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, सभी नहीं सम्मिलित होते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम 30 प्रश्न था और हमने कंप्लीट कर लिया है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। और साथ में हम आगे जो है नीट और आईआईटी का भी प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं सर के माध्यम से। वे जो है पीडब्ल्यू के प्रोफेसर रहे हैं, लेक्चरर, और साथ में आपको जो है और भी केमिस्ट्री फैकल्टी रहे हैं, आपको बहुत सारे नीट से संबंधित और आईआईटी से संबंधित तैयारी वो अच्छे से कराएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके दोस्त कोई भी हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईआईटी नीट का प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, आगे के वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। और बीपीएससी का जो है हम सभी कंटेंट आपको अवेलेबल करेंगे, इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।